नमस्कार सभी को। इस समय हम स्वराज के ऑफिस में बैठे हुए हैं और उसके ब्यूरो हमारे साथ बैठे हैं, जिसे आप हर पोस्ट में एक चीज़ देखते होंगे, नाम तो सुना होगा। अब नाम तो सुना होगा से ही आप जान गए होंगे, लेकिन हम आपको नाम बताना चाहेंगे, समीर शाही जी। एक ग्रुप भी चलता है और सोशल मीडिया पे तमाम पत्रकार उसको प्रेरणा भी मानते हैं, उसको शेयर भी करते हैं, अपने ग्रुप में भी करते हैं। हमेशा से आपने देखा होगा कलम के कांटे। कलम के कांटे का मतलब ये है कि भ्रष्टाचारियों के लिए वो पूरी तरह से ऐसा कलम है कि सीधे जाके उनके दिल पर लगता है। अगर 8 बजे पोस्ट रिलीज हुई तो फिर रात भर उनको नींद नहीं आएगी। और धीरे धीरे ऐसा होता है, भ्रष्टाचारी हैं या जो अवैध कार्य कर रहे हैं उनके ऐसे चुभता है कि वो हार्ट और बीपी के पेशेंट हो जाते हैं। तो आज उसी सब चीज़ों से जुड़े सवाल यहाँ पर आज लेंगे भैया से। भैया, सबसे पहले आपका स्वागत है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद अंतरिक्ष जी। जी, आपसे सबसे पहले एक चीज़ जानना चाहेंगे। आप जब भी हम देखते हैं हर तीसरे चौथे दिन आप ये क्यों डालते रहते हैं, नाम तो सुना होगा? इसकी सबसे बड़ी वजह है कि 1997 से जब हम पत्रकारिता में आए, पत्रकारिता में आने के बाद वो दौर जब हम लोगों ने देखा, मतलब 90 का दशक जिसको आप कहते हो, तो उस टाइम शुरुआत में मतलब जो पत्रकारिता का क्रेज़ था बहुत बड़ा था। उसमें उस टाइम पे पत्रकारों की संख्या बहुत कम थी और पत्रकारों का सम्मान इतना था कि हम लोग खुद सरकारी नौकरियां छोड़ छोड़ के पत्रकार बनने के लिए समाज में कूदे, कि हमको लगा कि हमें सोशल लाइफ जीना है और हमें समाज में जो निचला तबका है, जिसकी आवाज़ कोई नहीं सुनता, लोग भ्रष्टाचार से पीड़ित हैं, विभिन्न समस्याओं से पीड़ित हैं, उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है, हमें उनकी आवाज़ बनना है और हम उसका आवाज़ को लेके बाहर आएंगे। भाई, जो उसके जिम्मेदार हैं, जनप्रतिनिधि हैं, अफसर हैं, नौकरशाह हैं, हम अपनी बात, मतलब लोगों की बात, जो पीड़ित हैं उनकी बात उन तक पहुँचाएँ। एक समय था। खैर, 90 का दशक बहुत, मैं तो बहुत कहूँगा कि बहुत अच्छा था। फिलहाल टेक्नोलॉजी के हिसाब से तो वो बहुत पिछड़ा था, तब उतनी टेक्नोलॉजी नहीं था। एक तो मोबाइल नहीं था, नंबर एक चीज़। कंप्यूटर 98 में सबसे पहले हम लोग कंप्यूटर पे आए, ठीक। इंटरनेट नाम की कोई चीज़ हमारे पास ऑफिस में नहीं थी, लेकिन फिर हम लोग फ्लापी के दौर में आए। मतलब फ्लापी में खबर एक बार हम लोग लेते थे, अगर एक बार हो गई तो ठीक, नहीं फ्लापी क्रैश, फिर दूसरी फ्लापी यूज। इंटरनेट नहीं था, लेकिन उस दौर में पत्रकारों का जो सम्मान था, मतलब कोई भी चीज़, प्रेस होती थी, चाहे किसी नेता की हो, विधायक की हो, सांसद की हो, किसी अफसर की हो, तो हमारे ऑफिस में 4 दिन पहले हमारे पास एक पत्र आता था कि भाई 3 दिन बाद इनकी प्रेस है, हमें वहाँ जाना है। 3 दिन पहले हम लोग प्रिपेयर होते थे, भाई प्रेस किस संबंध में है और हमें क्या करना है ना। हम 3 दिन प्रिपेयर होते थे, जाते थे। मतलब 97-98 की दौर में हम बता रहे हैं कि जब आज आप देखते हो कि अलका राजे होटल एक टाइम पे अकेला होटल था, सानियावत अलका राजे होटल चलता था। पहली प्रेस अपनी लाइफ की, हम लोग कब रिपोर्टर थे, पहली प्रेस हमने वहाँ पे किया। और उस प्रेस में आप यकीन करोगे 5-7 लोग पत्रकार थे और बाकी जिसकी प्रेस थी उनके समर्थक लोग थे, समझे आप जी। जैसे मैंने एक ये सवाल लिया आपसे कि नाम तो सुना, उस बात को आप अभी नहीं बता रहे हैं। इसलिए हम देखिए, हम शुरुआत बता रहे हैं। नाम सुना होगा, मतलब हम लोग दिमाग में एक था ना कि हमें पत्रकार, भाई हम 100% पत्रकारिता के लिए आए। हम 3 सरकारी जॉब छोड़ के आए, इसलिए कि हाँ सर, मैंने आर्मी छोड़ा, मैंने लोक निर्माण विभाग PWD छोड़ा, सिर्फ इसलिए कि हमें यह था कि हमें सोशल लाइफ में, समाज में एक क्रांति करना है। भाई आप सोचो कि 1900, मतलब हमको उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का, मतलब 8th में जब मैं था, उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान का मुझे अवार्ड मिला लेखन के क्षेत्र में, ठीक। हम लोग एक जिज्ञासा थी। जनमोर्चा एक टाइम पे बड़ी पीक पे था अखबार, और जब मुझे, आप सोचो, मैं ये बात बता रहा हूँ 1994-95 की,
और तब मेरे पास आज भी जन मोर्चा की वो चिट्ठी है सुमन जी की लिखी हुई। रवि किरण में लिखने के लिए संडे वाला जो अंक आता उसमें लिखने के लिए मेरे पास ऑफर था, लेकिन चूंकि मैं 8th में था तो मैं उतना नहीं कर सकता था, फिर भी शौक था। जब हम लोग पत्रकारिता में 97-98 से हम लोग जुड़े, अखबार में आए, हम लोगों की उम्र छोटी थी, हम लोग उतना नहीं जानते थे, लेकिन दिमाग में एक चीज़ था कि हमें भ्रष्टाचार समस्या, जन समस्या, लोगों की आवाज़ बनना है, उसको उठाना है, और हम जितना कुछ कर सकते थे। हमने इस ज़िले का बाल श्रम घोटाला, ये 21 संस्थाओं को हम लोगों ने अपनी एक रिपोर्ट पर ब्लैक लिस्टेड करवाया, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया। 1,36,00,000 का घोटाला, जिसमें इस शहर के बड़े संपादक, लखनऊ के बड़े संपादक, उनकी संस्थाएं, सबको ब्लैक लिस्टेड करवा के 436 करोड़ की NPCL योजना को हम लोगों ने, ये कब कब की बात है? ये 2006 या 7 की बात होगी, कांग्रेस की सरकार थी। एक चीज़, आज का जो दौर चल रहा है, जैसे आपने एक AI का समय भी है और सोशल मीडिया भी बहुत तेज़ी से इस समय, आप पहले के समय में कहा जाता था कि खबर लिखिए तो दूसरे दिन तक लोगों तक पहुंचती थी जब तक पेपर ना पहुंच जाए, लेकिन आज आप घर पर ही बैठे हैं और कोई चीज़ फट से लिखी गई और सीधे ही सबकी मोबाइल पर पहुंच गया बहुत तेज़ी से। तो ये दौर ज़्यादा खतरनाक था कि पहले का दौर? ये दौर ज़्यादा खतरनाक है अंतरिक्ष जी, मैं ये कहूँगा ये दौर ज़्यादा खतरनाक है, इसलिए कि उस टाइम पे खबरों के साथ हम लोग न्याय कर पाते थे, हमारे पास टाइम था, हम सोचते थे भाई कोई खबर हमारे पास, कोई सूचना भेजा, हम उसकी जांच पड़ताल करते थे, ठीक। तब हमारे पास आपाधापी नहीं थी, आज आपाधापी है। आज हमें मतलब पहले जाना है, हमें मतलब उल्टा सीधा जो भी है, हमारे पास कोई भी सोशल मीडिया से बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं, बहुत सारी चीज़ें इधर उधर से व्हाट्सएप पे बहुत सारे कंटेंट्स आते हैं। हमें पहले मतलब अपने आप को TRP हासिल करने के लिए हम लोग कूद जाते हैं कि नहीं मुझे बस इसको फ्लैश कर देना है, ये सबसे गलत है। जब तक हम सूचनाओं को सही से न समझ लें और हम उनकी जांच पड़ताल न कर लें, संबंधित लोग कौन है, उसमें समस्या क्या है, क्यों है, ये सारी चीज़ें, अगर हम ऐसे ही कोई सूचना हमको भेज रहा है हम उसको फ्लैश कर लें, हम हो सकता है TRP हासिल कर लें, लेकिन बाद में हमारे लिए समस्या का कारण बन जाता है। अच्छा, ये सबसे बड़ा कारण हो सकता है, इसलिए खबर के तह तक पहुंचना जरूरी है। अब एक सवाल पे आते हैं कलम के कांटे पे। जैसे अभी के कल 26 तारीख, 3 दिन से हम देख रहे हैं कि ये जो आयुष्मान कार्ड बन, उसी से संबंधित सवाल करेंगे कि पहले आपने, विधायक जी ने कहा, फिर उसके बाद अभी फिर एक प्रेस रिलीज हुई, उसके बाद आपने फिर तुरंत ही पोस्ट लिखी, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? और देखो मेरे हिसाब से तो मुझे तो लगता है कि जिनको आप गैर मान्यता प्राप्त पत्रकार कहते हो, सही काम तो वही करते हैं भाई। आप एक सबसे बड़ी चीज़ है, मान्यता प्राप्त पत्रकारों की स्थितियाँ ये हैं कि मान्यता कैसे मिलती है इसके बारे में आप सूचना विभाग में जाके पता करिए, मान्यता कैसे मिलती है, ठीक है, उसके अपने प्रोसेस हैं, ठीक है, सिस्टम है, जुगाड़ है, बहुत सारी चीज़ें, ठीक। और जितने लोग मान्यता प्राप्त हैं उसमें मैं ये दावे के साथ कहता हूँ, कितने लोग फील्ड में हैं ये जाके आप खुद देख लो ना, हमसे काहे पूछते हो, सूचना विभाग से पूछो कितने लोग फील्ड में हैं। फील्ड में कौन रहता है? फील्ड में वो लोग रहते हैं, आप जैसे लोग, हमारे जैसे लोग, बहुत सारे हमारे सैकड़ों साथी जो सुबह 7 बजे की खबर होगी तो घटनास्थल पे जाएंगे, काम करेंगे, भेजेंगे, फिर जिनको आप मान्यता प्राप्त समझते हो वो अपने घर पे 11 बजे सो के उठेंगे, 5 बजे ऑफिस आते हैं। यार हमसे क्यों पूछ रहे हो? 5 बजे ऑफिस आएंगे, उसके बाद रात दिन मर के आप खबर लिखते हो और स्टोरी आपकी होती है, नाम अपना चिपका के हीरो बन जाते हैं। अधिकारी ने भी हमसे यही कहा कि अंतरिक्ष जी, मैं देखता हूं कि वही ग्रुप में घूमती रहती है, लेकिन हम नया कुछ नहीं देखते, नया कुछ 3 ही 4 ग्रुप में हमें देखने को मिलता है। तो आप उन साथियों को जो नए लड़के आ रहे हैं या जो जैसे आपने कहा कॉपी पेस्ट, तो उनको क्या कहना चाहेंगे कि उन्हें भी कुछ अपने ग्रुप में नया करना चाहिए कि जिससे लोग उनसे जुड़ें और अधिकारी उसमें इंटरेस्ट? मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा, जो भी नए लोग हैं जिनको पत्रकारिता में आना है
वास्तव में अगर वो पत्रकारिता करना चाहते, देखो पत्रकारिता बहुत कठिन काम है, आसान तो है नहीं, ठीक है। पत्रकारिता करने के लिए या तो आपका बैकअप बहुत मजबूत हो, पहले लोग शौक में पत्रकारिता करते थे, बीच में लोग प्रोफेशन में आ गए, भाई कंपनियां आई, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी सैलरी। आप जानते हो, आप यहाँ से अगर आप मेट्रो सिटीज़ में जाओगे, दिल्ली जाओ, बम्बई जाओ, बड़े संस्थानों में जाओ, तो करोड़ों करोड़ के पैकेज पे बड़े से बड़े पत्रकार लोग काम करते हैं, ठीक है। लेकिन वो काम क्या करते हैं पता है? वो अपने स्ट्रिंगर्स, जिनको वो कुछ नहीं देते, आईडी देते हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी डालते हैं कि आप कमाओगे और उसकी हिस्सेदारी हमको दोगे और हम आपको आपका नाम तक नहीं बताएंगे। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। हमारा पत्रकार, हमारा साथी जो गांव में काम करता है, जिले में काम करता है, तहसील में काम करता है, बाज़ार में काम करता है, रात दिन भागता है, ठीक है, उसको क्या मिलता है? उसको नाम तक नहीं मिलता। सबसे बड़ी दुखद बात तो ये बात है ना उनका इंश्योरेंस, ना उनकी पॉलिसी, ना उनके पास सैलरी। क्या स्ट्रिंगर हैं? बहुत सारी कंपनियां हैं जो काम कर रही हैं, 20 रुपये पर न्यूज़ दे रही हैं, 50 रुपये पर न्यूज़ दे रही हैं। बहुत जो अपने आप को बहुत समृद्ध संस्थान मानते हैं, 150 रुपये एक स्टोरी दे रहे हैं। आप सोचो, एक आदमी उसी संस्थान में रह के जो संस्थान चलाता है, वो सालाना 10 करोड़ के पैकेज पे काम करता है। हमारा साथी जो काम कर रहा है समाज में, जो गांव गिराव, नाला खोहा, आदमी कहीं कहीं घूम के, मतलब अपनी जान जोखिम में डाल के रिपोर्ट लेके आता है, उसको उसका नाम तक रिपोर्ट में नहीं बताया जाता। इससे दुखद कुछ नहीं हो सकता। इसलिए मेरा ये कहना है, जो हमारे पत्रकार साथी हैं, जो पत्रकारिता में आना चाहते हैं, पहली बात तो अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की आदत डालिए, खूब समझिए किसी चीज़ को। आप किसी एक क्षेत्र को पकड़िए, आपको हेल्थ पकड़ना है, हेल्थ के बारे में खूब पढ़िए, शिक्षा के बारे में, खेल के बारे में, रक्षा के बारे में, कृषि के बारे में, जो चीज़ आपको अच्छा लगता है आप उसके बारे में, और आप उसी में विशेषज्ञता हासिल करिए। और अगर आप ये सोचिए कि आप कट कॉपी पेस्ट करके पत्रकार बन जाएंगे, तो आप पत्रकार तो नहीं बन पाएंगे। हाँ, पत्रकार बन के लूट खसोट कर सकते हैं आईडी माइक के बल पे, लेकिन समाज, आप खुद अपने आप को बहुत हीन भावना से ग्रसित मानेंगे। मुझे तो यही लगता है। जी, अब एक सवाल ये लेना चाहेंगे कि जो मान्यता प्राप्त अभी तक नहीं हो पाए, और उन्हें मान्यता शायद आगे भी ना मिले, क्योंकि हो सकता है जो अच्छा काम कर रहा है, या वो हो सकता है उसके ऊपर मुकदमे हो जाएंगे, तमाम बातें आ जाएंगी, जिसके कारण हो सकता है उन्हें मान्यता भी ना दी जाए, या हो सकता है जिस संस्था में कर रहे हैं उसी संस्था को भी खरीद लिया जाएगा। आपने बहुत सी चीज़ें देखी कि बहुत से लोग जब घुटने लगे, लिख रहे थे तमाम चीज़ें, या तो वो निकल गए अपनी इज्जत बचा के, और या तो फिर उन्हें कहीं ना कहीं निकाल दिया गया, या तो कहीं ना कहीं फंसा दिया गया। तो उसी प्रकार से आज ऐसे पत्रकारों को वरीयत सरकार कब देगी, ये सबसे बड़ा सवाल है। सबसे बड़ी चीज़ है कि एक तो पत्रकारों में यूनिटी नहीं है, एक चीज़, और यहाँ पे छोटा बड़ा संस्थान के आधार पर छोटा बड़ा समझा जाता है। कुछ 3-4 समूह हैं जिनको माना जाता है कि अगर वो नहीं जाते तो नेता हैं, अधिकारी हैं, वो प्रेस नहीं करते, बातचीत करने के तैयार नहीं, उनका फोटोग्राफर नहीं आया या उनका रिपोर्टर नहीं आया, भाई 10 मिनट अभी और इंतज़ार करिए। हम लोग ऐसी जगहों पे लगातार जाते रहते हैं, जहाँ पे आप खुद भी जाते होंगे, आपको पता होगा कि भाई वो फलाने फोटोग्राफर हैं, वो अभी तक नहीं आए, 10 मिनट और रुकिए। मतलब आप सोचिए, संस्थान के आधार पर 25 लोग आप बैठे हैं आधा घंटे से 1 घंटे 1.5 घंटे से, और एक आदमी नहीं आया उसके लिए, मतलब उसको इतना ज़्यादा तवज्जो दिया गया। क्यों? सिर्फ संस्थान के आधार पर कि उनका नाम बड़ा है। कि जब कोई भी बड़ा मैटर पत्रकार के साथ होता है तो सबसे पहले पूछा कहाँ जाता है? सूचना विभाग में। सोशल मीडिया तो अलग का माध्यम है, अगर कोई अपने आप को पत्रकार लिखेगा, स्वतंत्र पत्रकार लिखेगा या कुछ भी, तो सबसे पहले सूचना विभाग से उसकी खबर के बारे में पूछा जाता है कि ये पत्रकार है कि नहीं। तो ऐसे ही जल्दबाजी में उनके लिए लिख कर दे दिया गया कि ये हमारे यहाँ पत्रकार नहीं है। बाद में उनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमा भी हुआ, लेकिन क्या हुआ, उनका संपादक जो था उनके साथ खड़ा था। उसके बाद जिस सूचना विभाग के अधिकारी ने लिखा था उसको भी हाई कोर्ट ने तलब किया, और जिस अधिकारी ने मुकदमा लिखा था
उनको भी तलब किया और पूछा कि ये अब पत्रकार है तो तुमने कैसे ये मान लिया कि तुम्हारे के यहाँ पत्रकार होना जरूरी है। ये संस्था जब कह रही है पत्रकार है, आपका तो काम सिर्फ इतना है कि आप सूचना सरकारी चीज़ें जो आएंगी उसके बारे में बताएंगे, या सरकारी विभाग का कोई चीज़ होगा तो उसके लिए आप उनको सूचित करेंगे। अगर वो वहाँ पे नहीं रजिस्टर है, नहीं आते हैं, तो क्या तुम उनको पत्रकार नहीं मानोगे? तुम्हारे कलम में इतनी ताकत कैसे हो गई कि तुमने ये लिख दिया? इस बात पर उत्तर मैं चाहता हूँ। बहुत सही सवाल है आपका। मैं बताऊं कि 2014 के पहले की जो स्थितियां थीं वो बहुत सही थी। सूचना विभाग तब मठाधीशी का शिकार नहीं था। 2014 के बाद सूचना विभाग मठाधीशी का शिकार हुआ। वहाँ पे ऐसे लोग आए जो मतलब पत्रकारों और पत्रकारिता के लिए बहुत मतलब नुकसानदेह थे। हुआ क्या भाई, आप जानते हैं जैसे किसी भी पत्रकार के खिलाफ कोई भी केस होता है, कोई भी उसके पास समस्या आई तो अधिकारी कोई भी हो, चाहे पुलिस का हो, सिविल का हो, कोई भी अफसर, उनको मान्यता है क्या तुम्हारी? सबसे पहला सवाल। पहले इनको ये नहीं पूछते थे, अब ये पूछते हैं आपकी मान्यता है? तो आदमी भाई मान्यता नहीं है, मान्यता नहीं तो तुम कैसे पत्रकार हो? ये अब क्या बहुत आसान तरीका है, सूचना विभाग से फ़ोन करके पूछेंगे ये आपके यहाँ पत्रकार हैं? वो कह देंगे हमारे यहाँ पत्रकार नहीं, ना इनकी कोई चिट्ठी पत्री है, ना इनकी मान्यता है। तो जैसे ही ये बता देंगे तुरंत आपके फर्जी पत्रकार घोषित कर देंगे। इनको ये नहीं मतलब है कि जो व्यक्ति हम सरकारी सुविधा अगर हम नहीं ले रहे हैं, हमें मान्यता नहीं है तो हमारे पास मान्यता नहीं, इसका मतलब हम सरकारी सुविधाओं को भोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन काम तो हम पत्रकारिता कर रहे हैं अपने अखबार के लिए, अपने चैनल के लिए, जो भी हो। ठीक, ये सिर्फ मठाधीशी है। और हमारे समाज में, पत्रकार समाज में एक मठाधीशों का एक समूह है, ठीक है, जो किसी को आगे बढ़ने नहीं देता। वो 4-6 लोग कुल हैं। वो 4-6 लोग अफसरों को, सूचना विभाग को, शासन प्रशासन को अपनी जेब में लेके घूम रहे हैं। सबसे बड़ा, ठीक, अफसर उनको सबसे बड़ा पत्रकार मानते हैं। उनको लगता है कि इनसे बड़ा कोई पत्रकार नहीं है। अगर आपने शासन प्रशासन खिलाफ कोई खबर लिखा तो उनको मैनेज कराने की जिम्मेदारी दे दी जाती है। फिर वो हमको आपको फ़ोन करके कहेंगे खबर डिलीट करिए, नहीं तो भाई हम पुलिस ऐसा कह रही है, तो डीएम साहब ऐसे कह रहे हैं, कप्तान साहब ऐसे कह रहे हैं, ऐसे दबाव पड़ेगा, फिर आपके खिलाफ FIR हो जाएगी। तो बहुत लोग डरने वाले लोग होते हैं, डर जाते हैं। उनको रहता है कि भाई ये घर परिवार है, आदमी है। फिर वो आपके खिलाफ जितनी साजिशें हो सकती हैं, चूँकि आपने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाया। तो आज के दौर में सबसे बड़ा गुनाह है सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाना। मैंने सत्य बात मत कहिए। जो आपको सरकारी विज्ञप्तियां मिलती हैं आप उसको खूब चलाइए, खूब प्रचार करिए। आपसे बड़ा पत्रकार कोई नहीं। आज अब छोटे छोटे सवाल का छोटा छोटा उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल। बहुत लंबा हो जा रहा है, बहुत शॉर्ट में उत्तर। सबसे बड़ा सवाल आज के युवाओं को जो संस्थाओं से जुड़कर काम कर रहे हैं, उन्हें सूचना विभाग से डरना है या नहीं डरना है? वो बेहिचक काम करें। उनको किसी से नहीं डरना है, कोई सूचना विभाग से डरने की ज़रूरत नहीं है। बस वो खुद गलत ना हो, कभी लूट खसोट, कोई भी किसी तरीके की ब्लैकमेलिंग सिस्टम से बचें। एक चीज़, खबर है, खबर उठाएं। अगर उनकी इच्छा है, खबर उठाना चाहिए। लोगों की आवाज़ फिर शासन भी सुनेगा, प्रशासन भी सुनेगा, और नहीं सुनेगा तो एक समूह है भाई, बहुत सारे लोग हैं, वो खबरें बहुत सारे लोग उठाएंगे एक दबाव पर। क्यों? अब दूसरा सवाल ये है कि जैसे हम लोग अयोध्या से आते हैं, आप भी अयोध्या से, हम भी हैं, और अयोध्या को पूरे विश्व स्तरीय पे देखा जाता है और तमाम ऐसी योजना आती है, तमाम चीज़ें आती हैं। तो आज के जो पत्रकार हैं, अयोध्या के जो पत्रकार हैं, उनको आप क्या संदेश देंगे? टेबल पे तमाम पेपर गए, तो जब वो पेपर उठा के देख रहे थे तो वो हंसते हुए कहे कि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रहती जो पढ़ने लायक। क्या सब यहाँ पे अच्छाई है? कमियां कोई नहीं बता रहा है कि उस कमियों को हम दूर करें। इसके मतलब कहीं ना कहीं अयोध्या में अच्छे ईमानदार भी अधिकारी आ रहे हैं। तो क्या करना चाहिए उन पत्रकारों को? उन पत्रकारों को जो समाज की समस्याएं, जो सरकारी संस्थानों में भ्रष्टाचार है, लूट है, कसोट है, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। लेकिन उनको अधिकारियों से अपने संपर्क बनाने होते हैं, उनकी वाहवाही करनी होती है, अपना व्यक्तिगत स्वार्थ सिद्ध करना होता है, संस्थान का स्वार्थ सिद्ध करना होता है। नहीं, लेकिन कुछ ऐसे भी अधिकारी अयोध्या में आए, शायद वो टिक भी नहीं पाए क्योंकि वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाए। उन्होंने अपना खुद से भी ट्रांसफ़र भी ले लिया।
ऐसी भी हमारे पास सूचना थी, आपको भी मालूम है, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ना कहीं कुछ दिक्कतें हैं। तो वो चाहते थे कि हमारे टेबल पे ऐसी चीज़ें आएँ जैसे कलम की कांटे से आती है। तो उनको क्या कहना चाहेंगे? हम उनको कहना चाहेंगे भाई वो वास्तव में उनको उनके पास कर्तव्य परायणता है। वो जो ड्यूटी कर रहे हैं, जिस लिए उनकी नियुक्ति हुई, उस चीज़ को समझ रहे हैं। भाई अगर वो समाज अफसर हैं और उनको किसी पोस्ट पे नियुक्त किया गया है तो उसकी जिनकी जिम्मेदारी है समाज में सरकार के खिलाफ कोई चीज़ है, सरकार की कहीं कोई समस्या है, कोई कमी है तो उसको दूर करने के लिए वो हैं। इसके लिए नहीं कि झूठा गुणगान के लिए, गलत भी कहीं हो रहा है तो आप उसका गुणगान कर रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं डीएम को, कमिश्नर को, कप्तान को। आप उनकी सही बात बता ही नहीं, मतलब उनको सही बात पहुंचाने की ज़रूरत है, मेरा ये कहना है। देखते होंगे अभी आपने एक खबर डाली थी, उसको मैंने पढ़ा, कल रात को वो इंटरव्यू मैंने पूरा सुना। एक शायद मध्य प्रदेश की घटना है जहां पर कप्तान साहब ने पत्रकारों को बुलाया और शायद पीटा भी, और वो पेशाब कर मारे और एक लोगों को थप्पड़ भी पीटा। उसके बाद वहाँ आक्रोश भी दिख रहा है। तो क्या ये खबरों की वजह से हुआ या कुछ और बात रही होगी? आप एक चीज़ बताओ मुझे, सिर्फ ये बहुत ही निंदनीय घटना है, फिलहाल ऐसा होना नहीं चाहिए, मैं इसकी निंदा करता हूँ और मुझे इस बात का दुख है। लेकिन मुझे इस बात का और भी दुख होता है आखिर ऐसी परिस्थितियाँ उत्पन्न क्यों हुई। कोई अफसर इस तरीके से हरकत ऐसे कैसे कर सकता है, और अगर हरकत कर रहा है उसके पीछे दोषी कौन है? भाई कहीं ना कहीं उसमें हमारे बीच के लोग ही होते हैं जो कुछ ना कुछ ऐसा करते हैं जिसकी वजह से सबको बदनामी और सबको परेशानी झेलना पड़ता है। उन्होंने इंटरव्यू में आपने सुना होगा, उसमें उन्होंने कहा कि 25 साल की, जैसे आप कह रहे 25 साल की पत्रकारिता में उन्होंने कहा कि मेरे ऊपर एक मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ और पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बुलाया गया और इस तरह की प्रताड़ना भी की गई और हमारे खिलाफ तमाम एप्लीकेशन भी अब आने लगे। तो कहीं ना कहीं क्या सच्चाई है? हो सकता है, देखो होता क्या है, जब भी कोई घटना इस तरीके की होती है, ठीक है, पत्रकार अगर ब्लैकमेलिंग नहीं करेगा, लूट खसोट नहीं करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो मैं गारंटी के साथ इस बात कह सकता हूं, अगर आप सच्चाई पे हो, कोई अफसर, कोई नेता, कोई नगरी, कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन पत्रकार मारा तब जाता है, पत्रकारों के साथ दुर्दशा तब होती है जब वो ब्लैकमेलिंग और सेटिंग करने जाता है। अभी आपने नगर निगम को टारगेट बनाया, फिर उसके बाद नगर निगम को छोड़ा तो आपने अस्पताल को बनाया, वहाँ छोड़ा तो आपने अभी जो है आवास विकास को बनाया। तो इस प्रकार से लोगों का कहना है कि क्या सब जगह तमाम कमियां हैं, इसीलिए जो है आप लिख रहे हैं, लेकिन उस पर तमाम लोगों का विरोध भी आता है। किस प्लानिंग के साथ चलते हैं? इसके पीछे कोई प्लानिंग नहीं होता, इसके पीछे सिर्फ होता है आप जैसे लोगों की ताकत, जो सही बात समझते हैं। उनको लगता है कि हमारा कोई व्यक्तिगत स्वार्थ किसी के लिए नहीं है। हम हमेशा ये सोचते हैं कि भाई कोई समस्या जिसकी कोई नहीं सुन रहा अगर हमारे पास आता है, हम उसकी आवाज़ सिर्फ अफसरों तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुंचाने का काम करते, हमारा कोई उद्देश्य नहीं। जैसे इतनी बड़ी भ्रष्टाचार की कमियों को आप तक कौन पहुंचा देता है कि बड़े बड़े लोगों तक नहीं पहुंच पाती और आपके पास पहले आ जाती है? पीड़ित जो परेशान होते हैं, जो परेशान होगा, जिसकी कोई नहीं सुनेगा, वो तो समीर शाही के पास आएगा स्वाभाविक रूप से। उसको लगता है कि मैं उसकी आवाज़ उठा सकता हूँ, तो भी आता है, नहीं क्यों आता? हो सकता है आगे आप भी मुकदमे का शिकार हो। तो मैं ऑलरेडी मुकदमे का शिकार हूँ, बहुत सारे मुकदमे हमारे पास हैं, उससे क्या दिक्कत? मतलब आगे भी डर नहीं है? यही इस क्या तरह डर है यार, मुकदमे से क्या डरना भाई, क्यों डरना है? हम ये कहते हैं, मैं अपनी आत्मा की आवाज़ सुनता हूँ और मैं कहता हूँ आप भी अपनी आत्मा की आवाज़ सुनो, जो सही है वही करो। हमें ना मेरा अपना कोई व्यक्तिगत स्वार्थ है, ना मैं किसी अधिकारी कर्मचारी से कभी कुछ लेने जाता हूँ, ना कुछ देने जाता हूँ। हमारे पास सवाल होते हैं, मुझे उसका जवाब चाहिए, जो जवाब देता है मैं लिख के आपको बताता हूँ, सीधा फंडा है। कांटे की स्थापना कब आपने की ग्रुप की? मैंने मैं इतने साल से लिखते, मतलब हम लोग बहुत सारी स्टोरी, तो हमें लगता है जल्द बना। हाँ जल्द बना है, अभी मतलब 1.5-2 महीने पहले हुआ। क्या है, मतलब जैसे हम लोग ये समस्या देख रहे थे ना, बहुत सारी समस्याएं हो रही हैं, कोई चीज़ हम कहते हैं उस चीज़ की मतलब लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। हमने इसको एक व्यंग्यात्मक शैली में, व्यंग के रूप में लिखा जाता है कि जिस पे लोग समझ भी जाएं और उनका
उनको ये सुधार भी हो जाए। हमारा उद्देश्य किसी को क्रिटिसाइज करना नहीं, किसी को तकलीफ देना नहीं, ना किसी से हमारी कोई दुश्मनी है, ना हमारी दुश्मनी भगवान करे कभी किसी से हो। हम सिर्फ व्यवस्था के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं और मैं जब तक रहूँगा लड़ूंगा सीधा। तो इस प्रकार से आपने आज समीर शाही जी का जहाँ नाम तो सुना होगा, तो निर्भीक और निडरता के साथ सिर्फ ये सवाल पूछते हैं, और सवाल तभी पूछते हैं जब इनके पास कोई शोषित वंचित पीड़ित आता है, उस विभाग की समस्याओं को लेकर आता है और बताता है कि यहाँ पर ये कमियां हैं। तो इनका कहना है कि उस कमियों को मैं सिर्फ अपने कलम से दर्शाने का प्रयास करता हूँ कि उसमें समाज में कुछ बदलाव हो सके और उन चीज़ों का लाभ तरह से उस समाज के लोगों को उसका लाभ मिले। इसलिए ये कलम के कांटे का निर्माण भी किया है और उस लेखनी से लिखते भी रहते हैं। और एक चीज और आपको कहना चाहेंगे कि अगर आपको कहीं भी समस्या हो तो एक बार भैया के पास जरूर आइए, आपके समस्या का समाधान जरूर होगा। और इन्हीं की तरह बनिए, मुकदमे से मत डरिए। अगर आप सही हैं, आप शोषित वंचित पीड़ित के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और किसी की चाटुकारिता नहीं कर रहे हैं और किसी प्रकार का कोई लाभ नहीं ले रहे हैं और निस्वार्थ भाव से समाज की सेवा कर रहे हैं, तो आप जान लीजिए एक क्रांतिकारी पत्रकार है। आपका कहीं भी बाल पाका कुछ नहीं होगा। सत्य परेशान होगा लेकिन पराजित नहीं।